नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पद परिचय अर्थात पदों का परिचय देना। अगर हम इसको परिभाषा की दृष्टि से समझें तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। इन्हीं पदों अर्थात शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। कहने का भाव क्या है कि जब शब्द वाक्य से बाहर होता है वह अकेला होता है। जैसे मैं कहता हूँ विद्यालय, मोहन, ऐसे जो शब्द हैं ये शब्द कहलाते हैं। जब हम इन्हीं शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तब इन शब्दों को ही हम पद कहलाते हैं। इसमें कोई दुविधा हमें नहीं होनी चाहिए। और इन पदों का जब हम व्याकरणिक परिचय देते हैं अर्थात वह व्याकरण का कौन सा भाग है, वह संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, जब हम यह परिचय देते हैं तो हम उसको ही पद परिचय कहते हैं। पद परिचय व्याकरण संबंधी ज्ञान की परीक्षा और उस विद्या के सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग होता है जी। अर्थात व्याकरण संबंधी ज्ञान की ये हमारी परीक्षा होती है कि हमें व्याकरण का कितना ज्ञान उपलब्ध हो चुका है। इसके बाद है पद परिचय देते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो याद रखनी चाहिए। हम इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। पद परिचय में पद के व्याकरणिक वर्ग अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विस्मयादि बोधक, निपात आदि इनके बारे में बताया जाता है अर्थात हमें बताना चाहिए। पद परिचय में पद के गुण अर्थात लिंग, वचन, कारक आदि बताए जाते हैं अर्थात हमें इनका भी ज्ञान होना चाहिए। पद में अगर किसी वाक्य में ये पद ऐसे हैं तो हमें उनका भी परिचय देना जरूरी हो जाता है कि वह लिंग कौन सा है, वह वचन कौन सा है, कारक का कौन सा भेद है वह। पद परिचय में यदि पद विकारी है तो संज्ञा, विशेषण आदि इसमें वो माना जाता है। विकारी आप समझ रहे हैं, कुछ शब्द होते हैं वो विकारी होते हैं जो बदलते रहते हैं। तथा अविकारी जिसको हम अव्यय कहते हैं तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, निपात आदि के अंतर्गत वो आते हैं। कहने का मतलब क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक ही रूप में बने रहते हैं, चाहे कोई भी लिंग हो, कोई भी काल कारक हो, वो होते हैं अविकारी या अव्यय होते हैं। वो कुछ होते हैं विकारी जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार वो बदल जाते हैं, तो उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। तो इसका परिचय भी देना हमें पड़ता है। पद परिचय में पद का कारक चिन्हों के द्वारा अन्य पदों के साथ संबंध भी स्पष्ट करना होता है अर्थात अगर उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, अन्य पदों के साथ उसका क्या संबंध है वो भी हमें बताना होता है। इसके बाद है पद के प्रकार। पद के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो पद के 9 प्रकार माने जाते हैं। पहला है विकारी पद। विकारी होते हैं जो विकार उत्पन्न कर लेते हैं अर्थात जो लिंग वचन आदि के अनुसार बदलते रहते हैं। उनके अंतर्गत संज्ञा, उसके भेद, सर्वनाम, उसके भेद, विशेषण और उसके भेद, क्रिया और उसके भेद आते हैं। कुछ पद होते हैं जो अविकारी होते हैं, अव्यय होते हैं, जो कभी भी बदलते नहीं है, वो हमेशा वैसे ही प्रयोग होते हैं। उनके अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक और निपात आदि हम रखते हैं। आइए हम बात करते हैं अब विकारी पदों की। सबसे पहले है संज्ञा पदों का पद परिचय हम किस प्रकार से देते हैं। इसके लिए हमें आवश्यक है कि पहले संज्ञा के बारे में हमें जान लेना चाहिए कि संज्ञा कहते किसे, इसके भेद कौन कौन से होते हैं। आपको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था आदि का नाम का जो बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे राम, कार, दिल्ली, बुराई, बुढ़ापा। आप बचपन से इनके बारे में जानते आए हैं, इनके बारे में पढ़ते आए हैं। ये शब्द हैं, ये संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा के आगे 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद माने जाते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कुछ विद्वान आज इनको स्वतंत्र रूप से अलग अलग रूप में स्वीकार करते हैं। इस आधार पर वो संज्ञा के अब 5 भेद भी स्वीकार कर लेते हैं। और तीसरा भेद है हमारा भाववाचक संज्ञा। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में
किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध हम करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे अफजल नाम का व्यक्ति है, ताजमहल है, स्थान पानीपत है, दिल्ली है, ऐसे कोई प्राणी है, ऐरावत हाथी है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान इस प्रकार से करते हैं। इसके बाद है जातिवाचक। जातिवाचक में आपको पता है कि किसी जाति, समूह, झुंड अर्थात एक से अधिक होने का जो बोध कराते हैं उसको हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं, जैसे हाथी, मनुष्य आदि। द्रव्यवाचक, इसमें किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, जैसे घी, तेल, लोहा आदि। समूह से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, जैसे सेना, कक्षा, टीम, पुलिस आदि। इसके बाद है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आप जानते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, धर्म, भाव, अवस्था, स्थिति, संकल्पना आदि का बोध कराते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात इनका कोई दृश्य रूप नहीं होता है, हम इनको भाव रूप में महसूस करते हैं। जैसे प्रेम है, डर है, क्रोध है आदि, ये जो होते हैं इनकी हम एक कल्पना करते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो हम इनको भाव के रूप में स्वीकार करते हैं, इन्हीं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद कई बार संज्ञा शब्द परिवर्तित भी हो जाते हैं, वो बदल भी जाते हैं। अर्थात व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो जाता है, जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में हो जाता है, भाववाचक जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो जाता है। हमें इनके बारे में भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए व्यक्तिवाचक एक शब्द है, वह जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब आपको पता है कि जयचंद एक राजा थे, एक ही व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ इस वाक्य में आप देखिए, क्योंकि हम पद परिचय पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब जयचंद से हमने जयचंदो शब्द का प्रयोग किया है, ये जातिवाचक बन गया है। इसका अर्थ क्या हुआ, जयचंद ने क्या किया था, अपने राजा के साथ धोखा किया था, दूसरे के दुश्मनों के साथ वो जाकर मिल गए थे, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ा था। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे देश में आज भी जयचंद जैसे अनेक लोग हैं जो विश्वासघात करते हैं या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, वह पूरी जाति का बोध करा रहा है। कौन सी जाति, जो सबके साथ धोखा कर सकती है। आज भी देश में विभीषणों की कमी नहीं है, आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। ये एक व्यक्ति विशेष के नाम है जो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। आइए अब चर्चा करते हैं मुख्य विषय पर। परीक्षा में किस दृष्टि से हम इसको करते हैं वो देखिए। जैसे माधव अच्छा लड़का है, आपसे अगर पूछा जाता है कि माधव और लड़का, इन पदों का व्याकरणिक परिचय दीजिए या पद परिचय दीजिए, तो आपको वो समझना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं पहले माधव की। माधव आप देख रहे हैं कि माधव है वो एक संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा का कौन सा भेद है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद आप देखते हैं कि माधव है वो लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग तो नहीं है, वह पुल्लिंग हो गया। वचन कितने हैं, एक वचन है कि बहुवचन है। आप देखते हैं कि माधव तो एक ही लड़का, वह एक वचन है, और वह कर्ता भी है, क्रिया को करने वाला माधव ही है, इसलिए वह क्रिया का कर्ता माना जाएगा। तो इस प्रकार हम पद परिचय देते हैं या पद का व्याकरणिक परिचय देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लड़का पद की। लड़का क्या है, जातिवाचक है। आप भी लड़के हैं, दूसरा भी लड़का है, तीसरा भी लड़का है, अर्थात लड़कों की एक पूरी जाति होती है। पुल्लिंग है, लड़का का स्त्रीलिंग हो गया लड़की। अगर लड़की शब्द होता तो यहाँ पर हम उसको स्त्रीलिंग कह देते। एक वचन है और क्रिया के पूरक की भांति प्रयोग हुआ है, अर्थात यह क्रिया को पूर्ण करने में सहयोग दे रहा है। तो परीक्षा में हम इस प्रकार से इनका परिचय देते हैं और इसी प्रकार से दिया जाना आवश्यक होता है। आइए अब हम दूसरे विकारी पद की बात करते हैं, वह है सर्वनाम पद। सर्वनाम, जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, उस, उसे, उसकी आदि। ये आप पूर्व कक्षाओं से पढ़ते चले आए हैं, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं। इसके बाद सर्वनाम के भेदों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। पहला है
पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आगे उसके 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, जिसमें मैं हम का प्रयोग अधिकतर होता है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये इसके 3 भेद होते हैं। इसके बाद है सर्वनाम के जो अन्य भेद हैं, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और अंतिम है, छठा है, निजवाचक सर्वनाम। हमें इनके बारे में भी जानना आवश्यक होता है, इसके बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से अगर हमारे सामने पद परिचय पूछा जाता है तो हम उसकी पहचान कैसे करते हैं, कैसे हमें उसको कर लेना चाहिए। जैसे वाक्य है, वे मुझे क्या दे सकते हैं, तो वे का अगर हम व्याकरणिक परिचय दें या पद परिचय कहें हम उसको, तो वे है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष है क्योंकि अन्य पुरुष है जो वह अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होता है, वे जो हमारे आसपास नहीं खड़े हैं। बहुवचन है, वह का वे बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। पुल्लिंग में आया है, कर्ता कारक है, और दे सकते हैं क्रिया का कर्ता है। दे सकते हैं कौन, वे जिनकी बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दे सकते हैं क्रिया का कर्ता के रूप में वे प्रयोग हुआ है पद। आगे है मुझे। मुझे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम ही है, उत्तम पुरुष है, क्योंकि जब वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष होता है। एक वचन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, दोनों रूप में हम इसको लिख सकते हैं। आप पुल्लिंग लिख दीजिए या स्त्रीलिंग लिख दीजिए, या दोनों को हम लिख सकते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हम इसको। मुझे क्योंकि पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है, और कर्म कारक के रूप में यह प्रयोग हुआ है। क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कर्म कारक दे सकते हैं क्रिया का प्रत्यक्ष रूप में कर्म के रूप में इसको दिखाया गया है। तो सर्वनाम पदों का हम इस प्रकार से पद परिचय या व्याकरणिक परिचय देते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं तीसरे रूप की, वह है विशेषण। विशेषण आप जानते हैं कि जो शब्द या पद संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे आप जानते हैं लाल, काला, अच्छा, बुरा, कई, कुछ, सुंदर, ऐसे जो शब्द होते हैं यह विशेषण के अंतर्गत आते हैं। विशेषण के भी भेद होते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी के गुणों की दशा अवस्था का पता चलता है। परिमाणवाचक, जिसमें किसी वस्तु के नाप तोल आदि का पता चलता है, वह निश्चित परिमाण के रूप में भी हो सकता है, अनिश्चित परिमाण के रूप में भी हो सकता है। इसके साथ है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें निश्चित संख्या होती है, जैसे 4 मीटर कपड़ा। अनिश्चित वाचक संख्या भी होती है, जैसे कुछ, थोड़े, कई, अनेक आदि। इस रूप में भी हम इनको देखते हैं, तो इसकी पहचान भी हमें आनी चाहिए। इसके बाद है सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है। इसके साथ साथ हमें इसके उपभेदों का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, जिसके बारे में हमें जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके बाद है विशेषण के साथ ही हमें ज्ञान प्राप्त करना है प्रविशेषण का। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन शब्दों को या उन पदों को हम प्रविशेषण कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण से राम ईमानदार व्यक्ति है, तो ईमानदार क्या है, यह गुणवाचक विशेषण हो गया, विशेषता बताई जा रही है। लेकिन उसकी भी विशेषता होती है, राम बड़ा ईमानदार है, राम कम ईमानदार व्यक्ति है, तो कम है, बड़ा है, ये जो पद यहाँ पर प्रयोग हुए हैं ये विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, उसकी मात्रा बता रहे हैं कि वह कम ईमानदार है या ज़्यादा ईमानदार है। ऐसे पदों को, ऐसे शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। आइए अब बात करते हैं विशेषण पदों का पद परिचय किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या विचार करना होता है, ये हम पहले से ही समझ लेते हैं। जैसे आपका मकान बहुत बड़ा है, ऐसा अगर परीक्षा में आ जाता है तो हम उसका पद परिचय किस प्रकार से देते हैं। जैसे आपका, आपका क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है और विशेषता का कार्य कर रहा है, संबंधवाचक, संबंध का बोध करा रहा, आपके मकान से इसका संबंध हो गया है।
पुल्लिंग है, आपका आपकी स्त्रीलिंग हो जाता। एक वचन है, मकान विशेष्य की विशेषता बताने का कार्य वह कर रहा है। बहुत, बहुत क्या है, प्रविशेषण है। बड़ा विशेष्य पद की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, अर्थात जिस पद की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, और उसकी जो विशेषता बताई जाती है उसे को हम विशेषण कहते हैं। इसके बाद है बड़ा। बड़ा क्या है, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि एक अवस्था दशा का बोध करा रहा है किसी की भी। पुल्लिंग है, बड़ा का बड़ी स्त्रीलिंग हो जाता। एक वचन है, मकान विशेष्य की विशेषता बताने का कार्य यह कर रहा है। तो इस प्रकार विशेषण पदों का हम परिचय देते हैं, इस प्रकार दिया जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्रियापदों का पद परिचय किस प्रकार से देते हैं, उसके बारे में हमें क्या क्या पहचान करनी चाहिए, क्या हमें ज्ञान होना चाहिए। क्रियापद वाक्य में किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं। क्रियापद दो प्रकार के होते हैं, एक होती है मुख्य क्रिया, एक होती है सहायक क्रिया। अब इस उदाहरण से आप समझें, वे पद जो कार्य वाक्य में क्रिया के मुख्य अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे सीता गाना गा रही है। अब आप देख रहे हैं, गान गा रही है, ये तीनों क्या है, ये क्रियापद हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, जो गा है यह मुख्य क्रिया है, रही है यह उसका सहयोग कर रहे हैं, मुख्य क्रिया नहीं है, तो हम इनको मुख्य क्रिया नहीं मानेंगे। तो गा है, इसमें यह मुख्य क्रिया है, इसकी पहचान हमें होनी चाहिए। इसी प्रकार अगले उदाहरण में देखिए, राम फल खा रहा था। खा रहा था, ये तीनों जो पद हैं ये क्रियापद हैं। इसमें जो खा है वह तो मुख्य क्रिया हो रही है, लेकिन रहा था जो वाक्य को पूर्ण करने में उसका सहयोग दे रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, तो ये सहायक क्रिया है। रहा था सहायक क्रिया हो गई है, इसकी पहचान हमें होनी चाहिए। इसके बाद है क्रिया के भेद दो प्रकार से होते हैं। एक होता है क्रिया कर्म के आधार पर, जिसमें आप देखते हैं कि अकर्मक सकर्मक क्रिया की हम बात करते हैं, और दूसरा है हमारा संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। पहले हम बात करते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया की। कर्म के आधार पर क्रिया के दो ही भेद माने जाते हैं। जिसमें कर्म की आवश्यकता होती ही नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, हम क्या करते हैं, क्या से प्रश्न करते हैं। अगर प्रश्न अपेक्षित है, उसका उत्तर सही है, तो वह सकर्मक क्रिया बनती है, नहीं तो वो अकर्मक क्रिया बनती है। हम क्रिया से पहले क्या क्या प्रयोग करते हैं, जैसे पक्षी क्या उड़ रहे हैं, तो उत्तर नहीं मिल रहा है हमें, तो ये क्रिया हमारी उड़ रही है, अकर्मक क्रिया हो गई है। बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है, नहीं बन रहा है। अब अगला उदाहरण देखिए सकर्मक क्रिया का। वह मकान बेच रहा है, हम कर्ता के साथ और क्रिया के बीच में क्या क्या प्रयोग करते हैं, वह क्या बेच रहा है, प्रश्न बिल्कुल सही बन रहा है, वह मकान बेच रहा है, वह कार बेच रहा है, वह कोई सामान है उसके पास, वो बेचने का, उसको वह बेच रहा है, तो इसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान हमें होनी आवश्यक है। इसके बाद है व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरणा देकर काम करवा रहा है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मालिक नौकर से कपड़े धुलवाता है, मालिक क्या कर रहा है, कपड़े धुलवा रहा है, खुद काम नहीं कर रहा है, वह नौकर से प्रेरणा देकर उससे काम करवा रहा है। दूसरा है संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है, उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे भूख लग गई, अब लग और गई ये दो क्रियाएं इकट्ठी प्रयुक्त हुई है, संयुक्त रूप में प्रयुक्त हुई है, तो इसकी पहचान हमें होनी आवश्यक है। इसके बाद है जी तीसरा भेद है नाम धातु या नामिक क्रियाएं। ये क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, ये विशेषण शब्दों में ना प्रत्यय जोड़ने से बनती है। जैसे हाथ से हथियाना, हाथ शब्द है, आपको पता है कि संज्ञा शब्द है, एक हाथ है हमारा, उसका नाम है, तो वो संज्ञा शब्द हो गया। अब हथियाना, उसने जमीन हथिया लिया, हथियाना, अपना से अपनाना, मुझे अपनाना चाहिए, क्रिया की बात हो रही है।
गर्म से गरमाना, ऐसे जो क्रियाएं हैं जो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से बनती है, ना प्रत्यय लगाने से, उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं या नामिक क्रिया कहते हैं। एक है पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया का होना दूसरी क्रिया के पूरा होने से पहले ही हो जाता है। अर्थात पूर्व, पहले, कालिक, काल के, पहले के समय की क्रिया। जिस क्रिया का होना दूसरी क्रिया के पूरा होने से पहले ही हो जाए। जैसे वह सोकर खेलने चला गया। अब जो सोकर है यह पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि ये पहले घटित तो हो चुकी है। खेलने जाएगा, यह क्या हो गया, यह क्रिया घटने वाली है, अभी घटी नहीं है। तो जो क्रिया पहले ही हो चुकी है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया के रूप में पहचानते हैं। इसके बाद है जी तात्कालिक क्रिया। इसमें एक क्रिया की समाप्ति के बाद ही दूसरी क्रिया का संपन्न होना पाया जाता है। अर्थात एक क्रिया समाप्त होती है, उसके बाद ही दूसरी क्रिया पूरी हुई दिखाई जाती है। जैसे राम के आते ही वह वहां से चला गया। अर्थात एक क्रिया पूरी हुई है, उसके बाद दूसरी संपन्न हुई दिखाई दे रही है कि राम के आते ही वह वहां से चला गया। राम आया है, क्रिया हुई है राम की, फिर उसके बाद वह वहां से चला गया है। इसके बाद है समापिका क्रिया। सरल वाक्य में जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है, उसका एंड करती है, प्रायः यह वाक्य के अंत में ही लगती है, उसको हम समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की पढ़ती है। अब जो पढ़ती है यह वाक्य के अंत में लगी है और यह वाक्य को समाप्त कर रही है, अंत में प्रयोग इसका हुआ है, इसको हम समापिका क्रिया कहते हैं। अगला है सामान्य क्रिया। वाक्य में जब एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मैं गया, तुम रोए, तुम सोए, तुमने खाया। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं इसमें अंत में एक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं। इसके बाद है जी क्रियापदों का हम पद परिचय या व्याकरणिक परिचय किस प्रकार से देते हैं, हमें वो देखना है। जैसे वाक्य है हमारा, पीले फूल खिले हैं। अब खिले हैं अगर परीक्षा में पूछा जाता है आपसे इस प्रकार का कोई वाक्य है, तो हम क्रिया का परिचय कैसे देंगे। जो खिले हैं यह क्रिया क्या है, यह अकर्मक क्रिया है। यह, इसमें कर्म की आवश्यकता है ही नहीं है, संयुक्त क्रिया है और बहुवचन के रूप में खिला है, खिले हैं, बहुवचन का काम हो रहा है, पुल्लिंग है और कर्तृवाच्य के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुई है। अगला है जैसे उदाहरण, पिताजी ने कहा था पढ़ने चले जाना। कहा था सकर्मक क्रिया के रूप में आया है। भूतकाल, ये पिताजी ने पहले ही कहा था, वर्तमान में अब नहीं कहा है, और ये कर्तृवाच्य के रूप में प्रयोग हुई है। तो इस प्रकार से हमें क्रियापदों का पद परिचय देना होता है। इसके बाद है जी क्रिया विशेषण। पदों का पद परिचय किस प्रकार से देते हैं, हमें उसकी पहचान करनी है। क्रिया की विशेषता बताने वाले पदों को क्रिया विशेषण पद कहते हैं। अब बात समझ गए हैं। अर्थात जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम कहते हैं विशेषण, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण से देखिए, वह तेज दौड़ता है। दूसरा वाक्य समझे, वह दौड़ रहा है। वह दौड़ रहा है, क्रिया हो रही है, दौड़ रहा है, यह क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या है, तेज दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है। तो जो तेज शब्द है यह क्रिया विशेषण पद कहलाएगा। आगे क्रिया विशेषण के कुछ भेद होते हैं, जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसे यहाँ वहाँ आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति होता है काम करने का ढंग, काम करने का स्टाइल, उसका अपना तरीका उसका। अवश्य, धीरे धीरे, जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है तो उसकी रीति है उसकी ये। कालवाचक समय का बोध होता है क्रिया का, सुबह, परसों, प्रतिदिन, बार बार आदि। परिमाणवाचक क्रिया के नाप तोल का बोध यहाँ पर होता है, जैसे कम मात्रा में, अधिक है, खूब है, कितना है आदि। इस रूप में ये प्रयोग होते हैं। क्रिया विशेषण पदों का पद परिचय हम किस प्रकार से देते हैं, इस उदाहरण से हम समझ पाएंगे। जैसे मैं कल जाऊंगा। अब कल है, आप देख रहे हैं कि समय की बात हो रही है, तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद के अंतर्गत आएगा।
जाऊंगा क्रिया के काल की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण क्या है, हरीश धीरे धीरे चल रहा है। अब धीरे धीरे है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, रीतिवाचक, अर्थात उसका ये हरीश का चलने का ढंग है, रीति है, स्टाइल है उसका। चल रहा है, क्रिया की रीति की विशेषता वह बता रहा है इसके अंदर। इसके बाद है जी संबंध बोधक पदों का पद परिचय। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय या विकारी अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे के बिना, के बाहर, के पीछे, के आगे, के साथ, ये क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य पदों के साथ संबंध बताने का काम करते हैं। अधिकांश संबंध बोधकों के साथ के, से, रे आदि कारक चिन्ह लगे हुए होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में गुरुजी के पास आकर ही मेरी शंका का समाधान हुआ। आप देख रहे हैं गुरुजी के पास, अब गुरुजी से आपका संबंध जोड़ने की कोशिश की जा रही है के पास संबंध बोधक अव्यय के माध्यम से। अब अव्यय का मतलब आप समझ रहे हैं कि अविकारी, अविकारी का मैंने आपको बताया था कि जो कभी बदलता नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि के पास जो है ये कभी परिवर्तित नहीं होता है, चाहे आप इसको पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, चाहे आप इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, किसी भी रूप में आप इसको प्रयोग करें, यह हमेशा इसी रूप में बना रहता है। ऐसे ही खुशी के मारे मैं फूला नहीं समा रहा था। तो ऐसे जो पद होते हैं उनको हम संबंध बोधक पद कहते हैं। इसके बाद है संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं वो किस रूप में प्रयोग होते हैं। एक तो होते हैं विभक्ति के साथ में वो प्रयोग होते हैं, विभक्ति होती है कारक चिन्ह के साथ में। जैसे घर के आगे, का के की, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है साथ में। घर के आगे नीम का पेड़ है। विभक्ति से रहित कारक चिन्ह के बिना भी संबंध बोधकों का प्रयोग हम अक्सर देखते हैं, उसके बारे में भी जान लेना आवश्यक है। जैसे उसने जीवन पर्यंत वचन निभाया। जीवन पर्यंत क्या होता है, पूरे जीवन भर उसने, जब तक वो जिया उसने अपने वचन को निभाया। तो आप देख रहे हैं इस संबंध बोधक में यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग बीच में नहीं हुआ है, उसके बिना ही वाक्य में इसका प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं कि इसका पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। जंगल की तरफ तुम क्यों जा रहे हो। जंगल से जाने का संबंध स्थापित किया जा रहा है, संबंध बोधक है। की तरफ दिशा बोधक, संबंध बोधक है। जंगल और तुम में संबंध बताया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, संबंध बोधक। राहुल के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, विरोध बोधक है, विरोध का बोध करा रहा है, ऑपोजिट बात करा रहा है, संबंध बोधक है ये। राहुल और कोई में संबंध बताया जा रहा है, तो इस प्रकार से हम इनका व्याकरणिक परिचय देते हैं। इसके बाद है जी समुच्चय बोधक पदों का परिचय। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, पहले उनको जान लेना आवश्यक है। जो अव्यय अर्थात अविकारी दो शब्दों या पदबंधों या उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, या, लेकिन, की, फिर भी आदि। अक्सर आप देखते हैं कि जो हम संयुक्त वाक्य की बात करते हैं, संयुक्त वाक्य में अक्सर ये ऐसे समुच्चय बोधक योजक प्रयोग किए जाते हैं। आगे इसके भेद हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं, जैसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है वैधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक ये अव्यय दो या उससे अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम आपस में करते हैं। अर्थात जो समान पद होते हैं, समान पदबंध होते हैं, ये उनको ही जोड़ने का काम अक्सर करते हैं। जैसे मैं शाम को दाल और रोटी खाता हूँ। अब आप बात को समझ गए हैं, दाल और रोटी, इनमें ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, समान पदों को आपस में मिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही दो वाक्यों को भी जोड़ा जा सकता है, जैसे मैं प्रतिदिन खेलता हूँ और मोहन प्रतिदिन पढ़ता है। तो इन दो वाक्यों को हमने आपस में जोड़कर एक वाक्य बना लिया है। अब है व्यधिकरण समुच्चय बोधक।
ये अव्यय पद होते हैं जो किसी वाक्य में प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य के साथ जोड़ते हैं। आपने देखा कि जब हमने मिश्र वाक्य को पढ़ा था तो उनमें इन्हीं का प्रयोग किया गया था। समानाधिकरण में क्या हुआ था, समान वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन वैधिकरण में क्या होता है, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य अर्थात छोटे और बड़े को आपस में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। जैसे पिताजी ने कहा कि मोहन को तुरंत बुलाओ, तो इसमें जो की का प्रयोग हुआ है वह वैधिकरण समुच्चय बोधक के रूप में हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके पद परिचय की। परिचय की दृष्टि से हम इसको कैसे करेंगे, जैसे मैं स्कूल नहीं गया इसलिए पढ़ नहीं पाया। इसलिए का पद परिचय या व्याकरणिक परिचय क्या होगा, अर्थात इस वाक्य में इसलिए व्याकरण की दृष्टि से क्या चीज है ये। इसलिए परिमाणवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। मैं स्कूल नहीं गया और पढ़ नहीं पाया उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है तथा परिणाम को भी स्पष्ट कर रहा है कि मैं स्कूल नहीं गया इसलिए तो मैं पढ़ नहीं पाया, स्कूल जाता तो मैं पढ़ लेता। तो ये परिणाम को भी स्पष्ट कर रहा है, रिजल्ट को भी दिखा रहा है। क्योंकि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ। क्योंकि का पद परिचय हम किस प्रकार से देंगे, कारणवाचक वैधिकरण समुच्चय बोधक है। ये कारण बता रहा है, क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ कारण की तरफ इशारा कर रहा है। दो उपवाक्यों को संबंध बता रहा है, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं अस्वस्थ हूँ, दोनों को जोड़ने का काम इसने किया है। यह वैधिकरण समुच्चय बोधक के रूप में प्रयोग हुआ है। इसके बाद है जी विस्मय आदि बोधक पदों का पद परिचय। ये अव्यय विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, संबोधन, क्रोध आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं। जैसे आपने देखा कि हे, अरे, धत आदि, ये ऐसे होते हैं जो विस्मय सूचक होते हैं, हैरानी को प्रकट करते हैं किसी न किसी रूप में। विस्मय आदि बोधक पदों का पद परिचय किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, देख लीजिए। जैसे वाह, आपने तो छक्का ही जड़ दिया, तो वाह का व्याकरणिक परिचय क्या होगा, वाह जो है यह विस्मादि बोधक है, प्रसन्नता सूचक है, खुशी को प्रकट कर रहा है, प्रसन्नता के भाव को प्रकट करने वाला यह शब्द है। परीक्षा में आप इतना भी लिख सकते हैं कि यह इस विस्मय आदि बोधक है। ये ऐसे हट, मुझे जाने दे, हट है विस्मयादि बोधक है, तिरस्कार सूचक है, उसको अपमान महसूस करा रहा है, जैसे तिरस्कार के भाव को प्रकट करने का यह कार्य कर रहा है, वही यह शब्द प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं, अंतिम है जो हमारा निपात। निपात के बारे में हम जानेंगे। ये अव्यय, अव्यय अर्थात अविकारी है, ये भी ये कभी बदलते नहीं है। ये अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का अतिरिक्त बल या भाव भर देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम निपात कहते हैं। जैसे ही, तक, मात्र, केवल, भी आदि। अब इसको उदाहरण से समझेंगे कि परीक्षा में हम कैसे इसको हल करते हैं। जैसे राजू को ही खाना खाना पड़ेगा, अर्थात हम विशेष दबाव उस पर दे रहे हैं कि राजू को ही खाना खाना पड़ेगा। तो ही है जो वह निपात है, राजू संज्ञा पद पर बल देने का कार्य वह कर रहा है। ऐसे ही अशोक को पुस्तक दे दीजिए, इसके स्थान पर हमने क्या किया, अशोक को भी पुस्तक दे दीजिए, अर्थात विशेष ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, विशेष बल इस बात पर दिया जाए, विशेष भाव भरा जा रहा है। अभी है यह निपात है और क्या है, अशोक संज्ञा पद पर बल देने का कार्य कर रहा है। तो हमने जो हमारे पद परिचय है उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से जान लिया है। परीक्षा में हम इनको कैसे हल करते हैं वह भी हमने जान लिया है। तो इस प्रकार से हमने अपने आज के इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है।